बताइए कि ये सब जेई क्या होते हैं और इनका वर्क कहाँ होता है और इनकी प्लेसमेंट जो होती है जॉब प्लेसमेंट वो कहाँ कहाँ होती है, तैयारी कहाँ से की, मतलब आप तैयारी सेल्फ स्टडी की है या कहीं कोचिंग का सहारा लिया या नोट्स वगैरह बुक्स वगैरह जो आपने पढ़ा है वो हम जानना चाहेंगे। आपने शुरुआत कहाँ से की तैयारी के लिए? तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, स्टूडेंट के पास क्या होना चाहिए क्योंकि ये सब में जेई बन सकता है? तो फेज वन में इसमें क्या क्या होते हैं, फेज टू में क्या होता है, फेज थ्री में क्या होते हैं, ये तीनों फेज हम जानना चाहेंगे। तो ये जो पासिंग मार्क्स होते हैं, जैसे हम पहला जो ऑब्जेक्टिव वाले में होता है उसमें पासिंग होना जरूरी है या दोनों को मिला के ओवरऑल में? फेज फर्स्ट की मेरिट जब बन जाती है, फाइनल रिजल्ट आ जाता है कि हम क्वालिफाई है, उसके बाद जो अभी के स्टेज है इस समय जो है फेज फर्स्ट का रिजल्ट आ चुका है, अब फेज टू में क्या होगा, फेज थ्री में क्या होगा वो हम जानना चाहेंगे। तो नए बच्चे जो आ रहे हैं, मान लीजिए वो बीएसएफ में या एमईएस में, जो भी डिफेंस सेक्टर में जाना चाहें, तो कभी डीआरडीओ की वैकेंसी भी आई है, तो ऐसे सारी वैकेंसीज के लिए तैयारी करना, डिप्लोमा के बाद से क्या चीजें ना करें और क्या चीजें करें ये हम जानना चाहेंगे। जो मेडिकल होता है, मान लीजिए मेडिकल में कई चीजें होती हैं, जैसे आई टेस्ट हो गया, इसके बाद बीएमआई देखा जाता है, कई सारी चीजें हैं। तो क्या क्या स्टैंडर्ड होते हैं उसके, और मान लीजिए मैं अनफिट हूँ मेडिकल में, तो क्या री मेडिकल का भी टाइम मुझे मिलता है? उसका कुछ क्वेश्चन है मैं पूछना चाहूंगा। एक लड़के का क्वेश्चन ये है कि सर मेरा एक दांत नहीं है, तो क्या मैं एक मेडिकल में रिजेक्ट हो जाऊंगा या सेलेक्ट हूँ? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट पहले से ही रेडी करके ले जाना होगा? हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी जस्ट रिसेंटली बीएसएफ जेई वालों का रिजल्ट आया है, जिनका अभी मेडिकल फिजिकल सभी चीजें होने वाली हैं। इसके लिए बहुत सारी क्वेरी आ रही थी, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं इंजीनियर रवि वर्मा सर, जो आपको गाइडेंस देंगे कि अब आगे आप लोगों को क्या किया जाए, और जो भी न्यू न्यू स्टूडेंट हैं या जो अभी डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं वो भी ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में जो आपकी वैकेंसीज आएंगी ये सब में देखिए, उसके लिए अभी से आपको क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या चीजें रहने वाली है, मेडिकल कैसा होता है, फिजिकल कैसा होता है, फेज वन फेज टू फेज थ्री क्या होते हैं, सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले रवि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। गुप्ता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आप अपने चैनल पर आने का मौका दिए। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए मैं एकदम न्यू लड़का हूँ, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बताइए कि ये सब जेई क्या होते हैं और इनका वर्क कहाँ होता है और इनकी प्लेसमेंट जो होती है जॉब प्लेसमेंट वो कहाँ कहाँ होती है? ओके ओके। सबसे पहले मैं बता दूं, जेई का जो वर्क के मामले में जो आप जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे स्टेट में जो भी होता सेम वर्क का मामले में सेम वैसे ही, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। बाकी ये फौज की नौकरी है, तो इसमें डिसिप्लिन और हमें ये जो वर्दी दी जाती है इसकी थोड़ी मर्यादा रखनी पड़ती है। बाकी वर्क के मामले में दोनों सेम है, और काम इसमें डे टू डे मेंटेनेंस का ज्यादा होता है। वर्क्स के भी होते हैं, वर्क्स में सीपीडब्ल्यू के थ्रू, ईपीआईएल है, बाकी बहुत सी कंपनियां उनके थ्रू करवाते हैं। वर्क के मामले में सेम जैसे स्टेट में जही होता है, सेम यहाँ भी वैसे ही काम किया जाता है। और इंडिया में इनकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होती है? इंडिया में ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन हमारा मोस्टली जो रीजन है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, और इधर नॉर्थ ईस्ट का रीजन ऑलमोस्ट पश्चिम बंगाल, ये सब रीजन है। बाकी ऑल ओवर इंडिया में कहीं कहीं भी रीजन है। रहने की जो कुछ लोकेशन है, हार्ड लोकेशन है, कश्मीर हो गया है, और बीच में नक्सल एरिया कुछ है, थोड़ा बहुत है। बाकी ऑल ओवर 70-80% सही है लोकेशन। कुछ एरिया हैं जो आपके अर्बन एरिया में कुछ होते है हैं? हार्ड लोकेशन, हार्ड एरिया में 2-3 साल रहने का मौका मिलता है, ज्यादा टाइम नहीं है, रोटेट होते रहते हैं। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, स्टूडेंट के पास क्या होना चाहिए क्योंकि ये सब में जेई बन सकता है? एलिजिबिलिटी तो डिप्लोमा होना चाहिए। पहले क्या था कि बीटेक वाले भी भर सकते थे, लेकिन अभी जो रिसेंटली इस बार जो फॉर्म आया था उसमें ओनली डिप्लोमा ही अलाउ है। डिप्लोमा के बाद अगर आप बीटेक एमटेक हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन डिप्लोमा होना ही चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। आपने तैयारी कहाँ से की, मतलब आप तैयारी सेल्फ स्टडी की है या कहीं कोचिंग का सहारा लिया या नोट्स वगैरह बुक्स वगैरह जो आपने पढ़ा है वो हम जानना चाहेंगे। आपने शुरुआत कहाँ से की तैयारी के लिए? मैं थोड़ा बताना चाहूंगा अपने बारे में। मैं 2016 का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से
फैजाबाद यूपी से पास आउट हूँ। इसके बाद मैं लखनऊ में ही रह के सेल्फ स्टडी की। तो डिप्लोमा भी नॉर्मल ही किया था, तो उतना कुछ पता नहीं लगा। ट्रेंड 15 16 17 में लगभग चेंजिंग, 15 के पहले क्या था और आज के पेपर में बहुत चेंज है। 16 17 से लगभग चेंज आने लगा था। पहले आप डिप्लोमा से कर ले जा रहे थे, लेकिन अब काफी फर्क है। तो 1 2 साल मैंने 16 17 तो सेल्फ स्टडी की, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद लखनऊ में ही राइजिंग सेंटर नाम की कोचिंग थी, हुसैन सर मिले। मैंने उनको बताया सर एग्जाम नहीं हो रहा है, कैसे क्या करें। बोले ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पास आइए। वहां गए तो हम लोगों का 50 60 का बैच था। और इतना वहां पर फेमस नहीं थी कोचिंग, लेकिन आप मानेंगे नहीं, 50 60 बैच में उस साल 2 साल के अंदर कम से 10 से 15 लोगों का सिलेक्शन होगा, जिसमें मैं और मेरा एक बैचमेट 2 लोग हैं। साथ में डिप्लोमा की और साथ में, और लकली हम दोनों एक रूम में ही रह रहे हैं, दोनों साथ में जॉब भी कर रहे हैं। तो मैं हुसैन सर का स्पेशल थैंक देना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया। इस जर्नी में उनका बहुत 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 बड़ा हाथ है। तो नए बच्चे जो आ रहे हैं, मान लीजिए वो बीएसएफ में या एमईएस में, जो भी डिफेंस सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, तो कभी डीआरडीओ की वैकेंसी भी आई है, तो ऐसे सारी तो वैकेंसीज के लिए तैयारी करना, डिप्लोमा के बाद से क्या चीजें ना करें और क्या चीजें करें, ये हम जानना चाहेंगे। देखो, अब तो मीडिया का है जमाना, तो इसका फायदा उठाया जाए। 90% तो इसका गलत ही फायदा और गलत ही वे में ले रहे हैं लोग, अपना टाइम पास कर रहे हैं इधर उधर। तो आप डिप्लोमा के साथ साथ, पहले हमारे पास अवेयरनेस नहीं थी। अब क्या है, डिप्लोमा के साथ फर्स्ट ईयर में गए आप, आपको पता चल जाएगा कि किस किस सेक्टर में एग्जाम होते हैं, उसके पेपर क्या होते हैं। तो आप जैसे फर्स्ट ईयर में बीएम पढ़ रहे हैं, तो ये ज्यादातर क्या होता है बच्चों के दिमाग में, अभी तो मेरा डिप्लोमा हुआ नहीं है, फिर जब डिप्लोमा करेंगे तो देखेंगे। तो उसको इस वे में डालो। तो हमारी 12 13 सब्जेक्ट हैं मेन, तो उसमें डीएम हमने पढ़ा, तो जितने भी एग्जाम हुए हैं तो एटलीस्ट उसके पेपर लगा लो, तो आपको एक एक चैप्टर के साथ साथ दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि हमें कहाँ तैयारी करनी है, कैसी तैयारी करनी है। कि उस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दिमाग में वही चीज फीड हो जाएगी। और साथ में ही ऑनलाइन कोचिंग ले लो, उसका बहुत, आप डिप्लोमा करते 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 कहीं ना कहीं तो हो जाएगा आराम से। आपने ये तो बता दिया कि आपने कोचिंग राइजिंग सेंटर में की थी, बुक्स कौन सी आपने फॉलो किया था या नोट्स वगैरह, वो आपने नहीं बताया सर। नोट्स तो जो सर पढ़ाए थे वही हमने फॉलो किए थे, लेकिन सर ने साथ में ही, हमने तैयारी तो मेन एसएससी जेई के लिए की थी 2017 में। तो 2017 में वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ था 12 1300 के समथिंग। लेकिन हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, सभी के साथ हुई, कि जब उसका एग्जाम फाइनल रिजल्ट आने वाला है तब पता चला कि ये 12 1300 से वैकेंसी हो गई है 275। वैकेंसी एकदम सडन कम कर दी गई। तो हम लोग तो बाद में मेरिट आउट हो गए थे, काफी बहुत डिप्रेशन में थे। तो सर बोले कि कोई बात नहीं, हो जाता है कभी भी। और उस टाइम क्या, इसका पहले सिलेबस आ जाता है बीएसएफ जेई का, उसमें स्ट्रक्चर पार्ट नहीं था, बाकी सारी चीजें थी। और 2 3 क्वेश्चन उसमें स्ट्रक्चर के आ गए थे मेंस में, इसमें भी ये सब में। तो वही जो हमने पहले तैयारी की थी वो फायदा यहाँ पर मिल गया हमें। वो क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से कर पाए। बाकी जो हमारे दोस्त थे वो बोले कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो उसी का फायदा हमें यहाँ पर मिला। तो फेज वन में इसमें क्या क्या होते हैं, फेज टू में क्या होता है, फेज थ्री में क्या होते हैं, ये तीनों फेज हम जानना चाहेंगे। फेज वन में सेम एसएससी की तैयारी ऑलमोस्ट सभी करते हैं, सेम एसएससी की तरह होता है। बस एसएससी में जो ऑब्जेक्टिव होता है 200 मार्क्स का होता है, इसमें 100 का होता है। 50 में होता है टेक्निकल आपका, और 25 25 जीएस और रीजनिंग। और सेकेंड टाइम में होता है इसका 100 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन का होता है मेंस, जिसमें 12 क्वेश्चन होते हैं, आपको 10 करने रहते हैं। और दोनों पेपर एक ही दिन होता है। हाँ, दोनों एक होते हैं। जो थ्योरेटिकल होता है आपको शाम को होता है, और मॉर्निंग में ये होता है ऑब्जेक्टिव वाला आपका। तो ये जो पासिंग मार्क्स होते हैं, जैसे हम पहला जो ऑब्जेक्टिव वाले में होता है उसमें पासिंग होना जरूरी है या दोनों को मिला के ओवरऑल में। फर्स्ट पेपर में आपके 50% होंगे तभी आपकी सेकंड कॉपी चेक होगी। फर्स्ट में आपको 50% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, इसके ऊपर जब होंगे तभी आपकी सेकंड कॉपी चेक होगी।
तो यानी कि 2 बच्चे न्यू है, अगर आप 50 नंबर पाते लेते हैं या 50 से ऊपर पाते हैं, तो आप सेकंड पेपर की आपकी कॉपी पेपर हो जाएंगे आपके साथ में ही, बट कॉपी चेकिंग आपकी 50 नंबर आपके रहेंगे, तभी आप सेकंड फेज की आपकी कॉपी चेक की जाएगी। आराम से 25 का रीजनिंग होता है, जीएस होता है, टेक्निकल भी नॉर्मल ही होता है, सेम एसएससी का जैसे पैटर्न होता है सेम रहता है। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कोई एक ही सब्जेक्ट, जैसे इस बार हुआ है पेपर में सुनने में आया है कि विषय में ज्यादा थे। जो वर्क ओरिएंटेड बंदे थे उनको ज्यादा फायदा मिला है इसमें। हम जब साइट का काम है तो वर्क ओरिएंटेड क्वेश्चन, वो जो पेपर हमारे हिसाब से सही बनाता है, क्योंकि जिस हिसाब से काम है उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को, तब ज्यादा सही रहेगा। तो फेज फर्स्ट की मेरिट जब बन जाती है, फाइनल रिजल्ट आ जाता है कि हम क्वालिफाई है, उसके बाद जो अभी के स्टेज है, इस समय जो है फेज फर्स्ट का रिजल्ट आ चुका है, अब फेज 2 में क्या होगा, फेज 3 में क्या होगा, वो हम जानना चाहेंगे। जी। जैसा कि ये जितने भी स्टूडेंट फिल किए थे फॉर्म उनको पता होगा कि ये एग्जाम जो है 3 फेज में होता है। पहला फेज तो एग्जाम का हो गया है। दूसरे में होता है, दूसरे फेज में 2 चीजें होती हैं। एक होता है आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एक मैं इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जो भी बच्चे जाएंगे देने के लिए ये अपना सेकेंड वाला पीएचटी और पीटी, मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि उन्हें 2 दिन रुकना पड़ सकता है। उसमें डेट तो एक ही दी रहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चे ज्यादा हो जाते हैं या बोर्ड पर डिपेंड होता है कि पीएचटी पहले दिन कराए और पीटी सेकेंड दिन कराए, तो 2 दिन के लिए प्रिपेयर होके जाए। पहले दिन क्या होगा या उसी दिन हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी हाइट वेट चेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद आपको रनिंग कराई जाएगी 1600 मीटर जो है 7 मिनट में, नॉर्मल आराम से हो जाएगा, कोई इशू की बात नहीं है। अभी आप मान के चले बहुत कम टाइम है, तब भी आपको 1 महीने तो मिल जाएगा पक्का। तो आप जो भी पढ़ाई करते हैं पढ़ाई, और सुबह शाम उसमें 1-2 घंटे अपना खाने पीने पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और कोई भी इंजरी मत करिए, अपने क्षमता के अनुसार धीरे 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 दौड़ते रहे। 7 मिनट में सबकी रनिंग हो जाती है। अगर आपके पैर में कोई दिक्कत ना हो, सबको दौड़ जाते हैं आराम से। इसके बाद लॉन्ग जंप है 11 फुट की, आराम से हो जाएगा। उसमें मैं थोड़ा ट्रिक बताना चाहता हूँ, आप प्रैक्टिस करना, कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रॉपर उसको खुदाई वगैरह कर लेना। प्रॉपर कुशन होना चाहिए कि जहां पर आप जंप कर रहे हैं झटका या शॉक नहीं लगना चाहिए। तो आप शूज के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, और एक बार शूज निकाल करके प्रैक्टिस करना, पक्का 1 फीट का फर्क मिलेगा, आप चेक कर लेना। तो ये छोटी सी ट्रिक है। और दूसरा जो लॉन्ग जंप है, सॉरी हाई जंप 3.5 फीट है आई थिंक, तो उसमें भी आप देख लेना, क्रॉस में करोगे तो थोड़ा फायदा मिलेगा। फिजिकल बिल्कुल आसान है, यूट्यूब पे बहुत से वीडियो हैं, कोई भी फॉलो कर लेना। आपको बस ध्यान रखने की ये बात है, कोई भी इंजरी नहीं करोगे, 99% आपका हो जाएगा फिजिकल, कोई इशू नहीं है। बस ध्यान रखना है, आराम से करना है अपनी क्षमता के अनुसार। फिर थर्ड फेज आता है फिजिकल के बाद लगभग 1-1.5 महीने, 1 महीने आपके मान के चले, 1-1 महीने का गैप, बाकी बोर्ड पर डिपेंड है कैसा क्या करेगा। थर्ड फेज में भी 2 फेज होती हैं। पहले क्या होता था 2018 के पहले, इसमें भी इंटरव्यू होता था, जो अब इंटरव्यू कन्वर्ट होके हो गया है ट्रेड टेस्ट। सेम इंटरव्यू होता था, पहले मार्क्स जुड़ते थे, अब मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। उसमें क्या होता है कि आपने रिटर्न दे दिया, वो तो समझ गए आपको कितना आता है, लेकिन आप चीजों को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप यहाँ डीलिंग हैंड होंगे, बड़ी बड़ी फर्म से बात करेंगे, आपके ऊपर अफसर्स भी होते हैं, तो बस वही सेम पूछते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट तैयार है। आप रिटर्न निकाल के आए हैं तो कोई इशू नहीं है, आराम से जाइए। बिल्डिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पूछेंगे, और वहाँ पर बहुत से पार्ट्स वगैरह रखे रहते हैं, तो ये कौन सी चीज है, फिटिंग्स रहती हैं, हाइड्रोलिक्स की फिटिंग्स हैं, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बॉन्ड्स वगैरह में पूछ सकते हैं, तो वहाँ आप कैसा उनके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस यही पूछा जाता है। फिर आता है मेडिकल, सबसे जो टफ पार्ट होता है पूरे एग्जामिनेशन का मेडिकल होता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फिजिकल कुछ नहीं है, आप अच्छा खाइए पिए, टाइम से उठिए, टाइम से सोइए, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगर आपके शरीर में कोई इंजरी नहीं है तो आराम से, मेडिकल के इनके फीचर्स होते हैं, अगर आपको ज्यादा डाउट लग रहा है तो आप अपने नजदीकी सीएमओ के पास जा करके वो बता देगा कोई मेजर फॉल्ट है। कई चीजें हैं हमको पता नहीं रहती है, कलर ब्लाइंडनेस वाला मोस्ट केस होता है इसमें, 100 बंदों में लगभग 5-6 बंदे मिल ही जाते हैं। तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं है वो चीज कोई बात नहीं है,
लेकिन अपने आप शरीर को सही रखेंगे तो आराम से निकल जाएगा, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो फेज 3 के बाद ज्वाइनिंग में कितना टाइम लगता है लगभग? फेज 3 के बाद ज्वाइनिंग में तो मान के चलो 1.5 से 2 महीने का टाइम मिलता है। 1.5-2 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा प्रॉपर। और आप लोग ये ध्यान रखना, जो आपका टीएसटी होगा उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कैटेगरी में लोग आते हैं तो अपना जो प्रेस्क्राइब फार्मर होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, आप लोग डॉक्यूमेंट में थोड़ा देख लेना। और ज्वाइनिंग 1.5 से 2 महीने, 2.5 महीने, 2 महीने मान के चलिए आसपास ज्वाइनिंग में टाइम लग जाता है। ये जो मेडिकल होता है, मान लीजिए मेडिकल में कई चीजें होती हैं, जैसे आई टेस्ट हो गया, इसके बाद बीएमआई देखा जाता है, कई सारी चीजें हैं। तो क्या क्या स्टैंडर्ड होते हैं उसके? और मान लीजिए मैं अनफिट हूँ मेडिकल में, तो क्या री मेडिकल का भी टाइम मुझे मिलता है? कुछ चीजें होती हैं जिसमें आई के लगभग 5 से 6 टेस्ट होते हैं। उसमें कुछ टेस्ट होते हैं जो आप रिकवर कर सकते हैं, उसके 1.5 से 2 महीने का दिया जाता है। आई टेस्ट का भी हो गया, नॉक नी का हो गया, आपके पंजे फ्लैट हैं, तो अलग अलग होते हैं। और बीएमआई के लिए भी और वेट वालों के लिए भी टाइम दिया जाता है। इसीलिए जिनके ठीक ठाक नंबर हैं या ठीक ही समझे अगर रिटर्न क्वालिफाई किए हैं तो आप अच्छे से मेडिकल वो फिजिकल दीजिए। और मेडिकल तक अगर जिनका ओवर वेट है या जिनका अंडर वेट है, अपना वेट को भी कंट्रोल करें। तो जो बच्चे न्यू हैं, अगर वो बीएमआई जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, अपने में हाइट, आपकी वेट हाइट, और एज आपकी वेट और आपकी एज के अकॉर्डिंग कुछ नंबर्स दिए जाते हैं। जैसे 25 पॉइंट है, एकदम नॉर्मल हाँ, बीएमआई उसे बोला जाता है। 25 से ऊपर होगा तो ओवर वेट होंगे। तो अगर आपका 15 दिन, 1 डेढ़ महीने का टाइम भी दिया जाता है, बीएमआई को आप नॉर्मल तक ले आ सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत लगेगी, बीएमआई आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा रहेगा तो कंट्रोल नहीं कर अभी से पाएंगे। ध्यान रखेंगे तो आराम से नॉर्मल। आई साइड जो देखी अभी से जाती है वो अगर आप ध्यान रखेंगे 6/6 की देखी जाती है। 6/6 होनी चाहिए, लेकिन मैं अगर जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत भी है तो आप बेहिचक से जाइए, आप निकल भी सकता है। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है उनके लिए तो फिर दिक्कत है। 6/6 का मतलब मैं बता दूं, 6 मीटर दूर खड़े होकर 6 सेंटीमीटर के अंतर को अगर आप पढ़ सकते हैं तो वो होता है इंडेक्स आपका 6/6 का होता है। और भी चीजें हैं फिजिकल में ज्यादा, जैसे सर ने बताया कि आपको स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है। आप ऊंची कूद और लंबी कूद के चक्कर में ठोस जमीन पर कूद गए हैं, तो वो चीजें ध्यान रखिएगा क्योंकि एकदम। मेरे बैच में मैं बताना चाहता हूँ, मेरे बैच में कुछ लड़के थे जिनका काफी अच्छा था रिटर्न में, और वो स्टेज में मेडिकल में हट गए। किसी के स्टेज फ्रैक्चर निकला, किसी को कुछ है, और उनको दोबारा मौका ही नहीं दिया गया। और कुछ बच्चे मेडिकल में जाके इतना घबरा जाते हैं, उनकी हार्ट बीट इतनी हो जाती है, उनको भी री मेडिकल दे दिया जाता है। तो इन सब चीजों से हटो, एकदम नॉर्मल हो। दिमाग में ये डाल लो कि आपका जो काम था रिटर्न निकालना वो आप कर चुके हो। अब ऊपर वाले पर विश्वास रखो, अपना शरीर स्वस्थ रखो, और आराम से अपनी आप जो नेक्स्ट तैयारी कर रहे हो वो तैयारी करते रहो। आराम से हो जाएगा, इसमें स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है। अब तो बोर्ड का काम है, उसको क्या क्या चाहिए वो जो जो पैरामीटर हैं वो आपसे लेगा। कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन है, जो डाउट है स्टूडेंट का, मान लीजिए जो अभी लड़के सेलेक्ट हुए हैं हमारे संपर्क में है, उनका कुछ क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहूंगा। एक लड़के का क्वेश्चन ये है कि सर मेरा एक दांत नहीं है, तो क्या मैं एक मेडिकल में रिजेक्ट हो जाऊंगा या सेलेक्ट हो? दांत उसका फ्रंट का नहीं है या साइड का? अगर कंडीशन क्या होगी, अगर फ्रंट का नहीं है या साइड का नहीं है तो? बोर्ड पर डिपेंड करता है, ले भी सकता है उसको। एक दांत स्टूडेंट में का किसी प्रकार का इन्फेक्शन या कैविटी इस टाइप ना हो तो अपना बेहिचक कराए। अब उसमें कर भी क्या सकते हैं, मेडिकल कराए, कोई इशू नहीं है। अगर उसकी किस्मत होगी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक लड़के का क्वेश्चन है कि खड़े होने पर घुटने चिपक जाते हैं, तो इससे मेडिकल में कोई, फिजिकल में कोई प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम हो सकती है, और बिल्कुल चिपकना नहीं चाहिए। उसके जो नॉकनी के होते हैं
अपना देख ले यूट्यूब में या किसी डॉक्टर से मिल ले। उसकी कुछ एक्सरसाइज होती हैं, अगर ज्यादा दिक्कत नहीं है तो कुछ दिन एक्सरसाइज करने से वो कवर हो जाता है, थोड़ा सा गैप होना चाहिए। जिनको भी मैं बताना चाह रहा हूँ थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है, वो अपने नजदीकी डॉक्टर से मिल करके उनसे सलाह ले रहे। कुछ चीजें हैं जो 50% लगभग कवर की जा सकती हैं एक आध महीने में। आपने शुरू में फेज 2 में बताया था कि पीएसटी या पीईटी होता है, उसे आसानी से पास किया जा सकता है। मैं ये थोड़ा डिटेल से जानना चाहूंगा पीएसटी और पीईटी के बारे में। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं पीएसटी और पीईटी में? जी सर। सबसे पहले जैसे आपको कल बुलाया गया है, मान के चलो आपको कल की डेट में बुलाया गया है सेकेंड स्टेज के लिए, तो आप वहां जाएंगे, आपको रोल नंबर वाइज वहां पर बैठा दिया जाएगा। फिर एक एक बंदे को बुलाया जाएगा। सबसे पहले उसको एक फॉर्म भराया जाएगा, नॉमिनेशन फॉर्म होता है। नॉमिनेशन फॉर्म के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका पीटी होगा, पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। आपकी हाइट, वेट और चेस्ट वगैरह ये नापा जाएगा। फिर थोड़ा गैप दे करके, बोर्ड पर डिपेंड होगा, उसी दिन कराएगा फिजिकल या तो नेक्स्ट दिन भी करा सकता है, इसलिए मेंटली 2 दिन आप प्रिपेयर होके जाइए। फिजिकल में होती हैं 3 चीजें। रनिंग करवाएगा पहले आपसे, फिर लंबी कूद, ऊंची कूद में कोई भी एक करवा सकता है। और एक मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जैसे रनिंग करने के बाद क्या है, हम लोग बहुत थक जाते हैं, तो हमारा मन करेगा कि एकदम रुक जाएं या बैठ जाएं। अगर आप बैठ गए तो मुश्किल है। मुश्किल ये है कि आपके हाथ पैर एकदम जाम हो जाएंगे, फिर बिल्कुल आप 5 फीट भी नहीं कूद पाएंगे। थक जाएंगे, कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत पैर मूवमेंट करते रहना है जब तक आपके दोनों चीजें क्लियर नहीं हो जाती हैं। थक जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको धीरे धीरे हाथ पैर हिलाते रहने चाहिए, नहीं तो आप रनिंग तो कर लिए जैसे तैसे करके, और लंबी कूद, ऊंची कूद में 3-3 चांस दिए जाते हैं, और 2-4 बंदों का ऐसा हो जाता है, 50-50 के बैच में दौड़ाते हैं लोग, तो 2-4 बंदे फंस ही जाते हैं, क्योंकि वो इतना थक गए जैसे तैसे रनिंग किए, फिर बैठ गए वहां पर, फिर एकदम पैर जाम हो जाएंगे, फिर नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है वहां पर। रनिंग करने के बाद कितना भी आप थक जाएं, आराम से सांस लेकर के थोड़ा बहुत जंपिंग करते रहो, हल्की हल्की, थोड़ा वॉकिंग कर लो। अब मतलब अपने आप को ठंडा नहीं होने देना है, गर्म बॉडी में ही आपको रनिंग, लंबी कूद, ऊंची कूद दोनों कर देने हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट पहले से ही रेडी करके ले जाना होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आपका हाई स्कूल हो गया, डिप्लोमा हो गया, और आपके जितने भी हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं, और आपने जो भी, अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो कैटेगरी के सर्टिफिकेट, फोटो, कम से कम 10 फोटो, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी 4-5 सेट आप रख लीजिए। तो डॉक्यूमेंट सारे जो लगेंगे, जैसे हमारा जाति और निवास लगता है, कास्ट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लगेगा ना, स्टेट गवर्नमेंट नहीं चलेगा? हाँ हाँ, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लगेगा, स्टेट का नहीं लगा है। कुछ बच्चे हैं जो, जिनको दिक्कत हो गई थी, उनको फिर जनरल में कंसीडर किया गया था, और अगर बाई चांस किसी के नंबर कम है तो लास्ट में मेरिट आउट हो जाता है, तो ये आप पहले से ही बनवा के रख लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब मेडिकल टेस्ट होता है, मान लीजिए नाक है, हमारी नाक की हड्डी टेढ़ी है, जी जी। तो नाक इसमें टेढ़ी से कोई फर्क नहीं होता है, बस आपकी जो नाक की जो मेन इसमें तो क्या होती है, उपास्ट होती है मेन, तो यहाँ तक कोई हड्डी होती है, अगर वो हड्डी में कोई क्रैक या ब्रेक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, क्रैक है, ब्रेक कोई, नहीं, मान लीजिए टेढ़ी है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? ना ना, कोई थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, मेडिकल बीएमआई को कंट्रोल कैसे किया जाए? मतलब मान लीजिए मेरा ओवर वेट है या वेट कम है, उसके लिए कैसे, क्योंकि टाइम हमारे पास 1-1.5 महीने का है, इसमें वेट लूज करना या वेट गेन करना थोड़ा कठिन होता है, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए बीएमआई के लिए? वेट गेन करना, ये तो बहुत अच्छे तरीके से तो कोई भी न्यूट्रिशन या डाइटिशियन बताएगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे वेट आपको लूज करना है तो खाने में जितना आप शुगर एकदम जीरो कर दीजिए, शुगर की जगह पर आप गुड़ ले सकते हैं, और नमक को भी कंट्रोल करना है। लिक्विड चीजें ज्यादा से ज्यादा लीजिए, शाम का खाना एकदम लो कर दीजिए, दिन में भी पूरी लिक्विड चीजें लीजिए, दाल है, शेक है,
आप मीठे पर कंट्रोल करेंगे और खाना ऐसा नहीं कि एकदम आप जो खा रहे हैं उसको बिल्कुल कम कर दो। एकदम कम करने से भी नहीं होगा, आपको अपने खाने से फैट की चीजें और कार्ब चीजें ये सब बिल्कुल कम करनी है। कार्ब और आपको स्टार्च वगैरह ये भी कम कर देना है। लिक्विड वाली चीजें, प्रोटीन, ये सब ज्यादा लेना है। और हो सके तो आप अपने किसी डॉक्टर से संपर्क ले सकते हैं। सबसे हार्ड फेज 1 होता है, क्योंकि वही क्वालिफाई जरूरी होता है। 3 साल बाकी के वर्किंग एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे, कहाँ कहाँ आपकी अभी शिफ्टिंग हुई है, या अभी अभी एक ही प्लेस पे है, या बदल है, जहाँ पे उस साइट का क्या रिव्यू रहा है आपका, वो जानना चाहेंगे। 7 दिसंबर 2019 को ज्वाइन किया था। मेरी 6 महीने की ट्रेनिंग हुई थी एमपी में, टेकनपुर में, ग्वालियर में। ग्वालियर में 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद हमें ट्रेनिंग से ही डायरेक्ट एनडीआरएफ में डेपुटेशन के लिए भेज दिया गया। एनडीआरएफ के बारे में कम लोगों को पता होगा। ये जब कोई डिजास्टर होता है तो वहां पर ये लोग एज ए लोगों को बचाते हैं, कोई आग लग जाए या कुछ भी हो तो रेस्क्यू वहां टीम होती है। पर भी टेक्निकल। हाँ, तो वहाँ हम लोगों को 7 साल के लिए इधर भेज दिया गया डेपुटेशन पर। तो 2 साल इधर कंप्लीट हो गया है। अभी 5 साल इधर करके फिर अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बीएसएफ में जाना है। और कुछ नए वाले बच्चे जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, उनका भी तो सपना होगा कि सर हम यही बनना चाहते हैं, तो उन्हें क्या उनको कहेंगे बस कि अपनी पढ़ाई के साथ हो सके तो प्रीवियस ईयर की जितने भी जेई की जो यूथ की ही आती है सबसे अच्छी है। डिप्लोमा वालों के लिए तो वही है, यूथ की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, तो जो जो आप सब्जेक्ट अपना करते रहें तो उसे आप देखते रहें। तो आपके दिमाग में ये हो जाएगा कि किस पैटर्न से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, किस लेवल तक हमें पढ़ना है। और खाली टाइम रहे, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, आपको आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, पूरा पूरा पेपर आपको देखना चाहिए। तो इससे क्या माइंड मैपिंग हो जाएगी, फिर जो जो सब्जेक्ट आप कवर करते रहोगे तो आगे की तैयारी आपको एकदम क्लियर कट मिल जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एक लाइन जो अभी फेज 2 और फेज 3 देने जा रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन लाइन, कि आप लोग के उनके लिए एक लाइन हम जानना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे आप। एक लाइन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपका जो म्यूट लग गया है, म्यूट 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 लगा हुआ है। हाँ, हो सब सही है। मैं ये बोलना चाहूंगा, जितने लोग एग्जाम निकाले हैं सबको बहुत बहुत बधाई। आपका जो काम था वो आपने कर दिया है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो मेडिकल जब तक नहीं होता है आप अपना शरीर बचा के रखें। ये आपको तब पता चलेगा, अगर बाई चांस कोई इंजरी हो गई फिर आप जब मेडिकल से छटेंगे तो बहुत बुरा लगता है। तो मेरी तरफ से तो यही है, जो आपने एग्जाम निकाला है बहुत बहुत बधाई। लेकिन आप अच्छे से जो जो भी जो नेक्स्ट 2 स्टेज हैं उसके लिए प्रिपेयर होइए और अपने आप को बचा के रखिए। आराम से हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी मुलाकात होगी हमसे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी आपका, जो आपने अपना एक्सपीरियंस अपने जूनियरों के साथ शेयर किया। इसमें कुछ जूनियर तो आपसे जाके मिलेंगे भी, और कुछ तो नई वाली जो वैकेंसी आएगी उसमें अगर आप मिलेंगे तब तो आप सुपर सीनियर हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए, और हम हमेशा इस वीडियो के लिए आपके लिए बहुत ही आभारी रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम।